हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन अवर प्रीवियस वीडियो विल स्टडी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स आपको अलग अलग बुक में अलग अलग प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है सेम मिलते हैं, मतलब कुछ पॉइंट सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो मुझे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले हैं वही मैंने उठाए हैं। मुझे मिले हैं 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 7 प्रिंसिपल्स को हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे और बाकी के 7 को हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम 14 के 14 कवर करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप सारे एक साथ करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलोड बाय द कंपनीज व्हाइल रिपोर्टिंग देयर फाइनेंशियल डाटा। Through these rule, expert can examine the financial data by standardizing accounting method. These principles ensure that the quality of the financial information reported by the companies is इम्प्रूव्ड। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल डाटा जब आप प्रिपेयर करते हैं उसकी रिपोर्ट्स को किस तरीके से आप प्रोवाइड करवाएंगे, क्या आप नई टेक्निक को यूज़ करेंगे, कौन से एक्सपर्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करेंगे, उस चीज़ को बताता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल डाटा को और भी स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग मेथड्स के हेल्प से उसको और भी अच्छे से आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वो चीज़ हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल दिया गया है एक्यूरेट प्रिंसिपल। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द प्रिंसिपल दैट मेंटेन्ड एंड द रिकॉर्डिंग of transaction in the time period in which they acquire. It is regardless of the time when actual cash flow of the transaction are received. Through accrual principle, one can gain any accurate insight into the financial status of a business. Most larger scale business adopt an accurate systems and determine the cash flow of the business operations. एक्यूरल प्रिंसिपल्स को हम अगर सीधे शब्द में बोले तो एक्यूरेट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था और प्रिंसिपल के अंदर भी सेम चीज़ें बोली गई हैं, इसके अंदर भी मेंटेन की जाती है। जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसी टाइम पे उसको एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आपको पता चले कि आपके फाइनेंशियल जो अभी स्टेटस क्या चल रहा है, कितना आप गेन करें, कितना आपके पास लॉस हो रहा है। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेटली शो करने के लिए बड़े बड़े बिजनेस इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं अपने कैश फ्लो को शो करने के लिए कि बिजनेस के अंदर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। अलोंग विद दिस रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। बोथ IFRS and GAAP support this concept. In case a business has more than $5 million in revenue, then such business must adopt these systems for the purpose of taxation. अगर कोई भी बिजनेस की 5 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू अगर वो कमा रहा है, 5 मिलियन से ज़्यादा उसके प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वो बिजनेस इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है। क्यों? अब आपकी एक्यूरेट पोजीशन को क्यों शो किया जाता है, ताकि आप उस एक्यूरेट पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही फिर टैक्स पे करें गवर्नमेंट को। तो बड़े बड़े बिजनेस जो है वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं अपनी एक्यूरेट पोजीशन, एक्यूरेट कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को शो करने के लिए, ताकि पता चले कि वो बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो टैक्स पे करता है। सेकंड प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड ऑफ रिपोर्टिंग or documentation, then it should say constant with the methods. The aim of this basic accounting principle is to make financial statement compatible across industries and companies. These principles has two issues associated with it. देखो, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इसको हम कंटिन्यू प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। अगर देखो, अब 2022 के अंदर, 2023 के अंदर, 2024 के अंदर आपने अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अब जब आपने अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया है तो आप उनको कंपेयर एक तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं? आप उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार आपने अलग मेथड का यूज़ किया है। तो अगर आप कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकें। इस प्रिंसिपल के अंदर 2 मेनली इश्यूज आते हैं।
First, the principle is not properly followed when many people are recording data and complying reports. To combat these issues, organization need to have set methods internally. The second issue is related to switching between the financial reporting method. Some organization do this in the order to manipulate the data to their advantages. पहला issue हमें क्या आएगा कि भाई जो अगर अलग अलग इंसान हर बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, अलग अलग इंसान है, तो उनके हर इंसान का अलग अलग मेथड होता है, तो वो मेथड्स को चेंज कर सकता है, तो वो चीज़ दिक्कत आ सकती है। तो हमें इंटरनली एक मेथड को फिक्स करना पड़ेगा कि यही मेथड यूज़ किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। दूसरा इश्यू ये आ सकता है, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही ना दिखाने के लिए वो हर बार अलग मेथड का यूज़ करती हैं, ताकि उनका एडवांटेजेस उनको उनकी जो ट्रू एंड फेयर कंडीशन है अभी वो उनकी पता ना चले। थर्ड प्रिंसिपल है कन्वर्जन्स principles. The convergence principles gives you a realistic perspectives of unexpected situation. According to this principle, one should recognize expenses and liability at the earlier stage, even if there is an uncertainty about the outcome. However, the principles recognize revenue and assets when there is an occurrence of its reveals. इसके अंदर क्या बोला गया है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस चीज़ को शो किया जाता है। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज की जाती है कि कितनी आपके एक्सपेंसेस हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। अर्लियर स्टेज के अंदर भी आपका क्या आउटकम आता है, ये प्रिंसिपल्स आपकी रिकॉग्नाइज करता है, रेवेन्यू एसेट्स को भी और लायबिलिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करता है और आपके एक्सपेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ा था कि एक फुल डिस्क्लोजर जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके अंदर बताया गया था कि फुल्ली डिस्क्लोज किया जाएगा कि क्या आपकी लायबिलिटीज हैं, क्या आपके एसेट्स हैं और क्या आपकी इनकम है, रेवेन्यू है, एसेट्स हैं, वो सब चीजें आपकी फुल्ली डिस्क्लोज की जाती हैं अकाउंट्स के अंदर। दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू रिकॉग्नाइज द एस्टिमेट्स। द कन्वर्जेंस प्रिंसिपल इज द फाउंडेशन ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ द मार्केट रूल। एज पर द रूल वन शुड रिकॉर्ड inventories at the lower end of its current market value or the acquisition cost। देखो ये प्रिंसिपल्स बहुत से कॉन्सेप्ट से आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है कि रिकॉग्नाइज करता है कि एस्टिमेशन अभी क्या है, कि भाई आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आप का जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट लोअर जितनी गई है, लोअर जितनी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद आप मार्केट वैल्यू देखेंगे भाई करंट प्राइस क्या चल रहा है, ताकि आपको एक्यूरेट डिफरेंस पता चले, एक्यूरेट आपका प्रॉफिट पता चले। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। द हिस्टोरिकल प्रिंसिपल इज अनदर नेम फॉर द कॉस्ट प्रिंसिपल। व्हेनेवर अ बिजनेस एक्वायर्स एन एसेट्स, इट्स इंटेलेक्चुअल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द बिजनेस। दिस वैल्यू माइट नॉट बी इम्प्रूव्ड इन द market value of influence, and it is also not updated to reflect an depreciation or an aspiration. This value is also known as cost principle। cost principle को हम historical cost principle भी बोल सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पिछली, कोस्ट का मतलब क्या होता है, वैल्यू। इट मीन्स जब भी हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हम उनकी प्रीवियस जो इंटेलेक्चुअल वैल्यू जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो हमने फर्नीचर लिया है 2 लाख रुपए का 2 साल पहले, ठीक है। अगर हम उसकी करंट वैल्यू की बात करें तो करंट वैल्यू उसकी 2.5 लाख रुपए है, तो हम कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, हम तो वही वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे ना जिससे हमने स्टार्ट किया, जहां पे हमने उसको परचेज किया। अब अगर हम बात करें वाइस वर्सा, उसी चीज को अगर हम दोबारा से घुमाएं, अब हमने जो फर्नीचर लिया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए हो गई है, 150 हो गई है। तो उसके अंदर अगर हम अब कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, अब भी हम सेम वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख को, क्योंकि हमने परचेज तो उसी वैल्यू के ऊपर किया था ना। तो सेम चीज रिकॉर्ड की जाती है अकाउंट्स के अंदर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही उस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर, कोई भी एसेट्स को। एज पर द प्रिंसिपल, कंपनीज कीप ए रिकॉर्ड फॉर देयर टेंजिबल एसेट्स विदाउट रिफ्लेक्टिंग द मार्केट वैल्यू। थ्रू दिस प्रिंसिपल, कंपनीज कैन एक्सेस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द यूजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, टेंजिबल एसेट्स को उनकी मतलब अभी टेंजिबल एसेट्स की जो हमारी वैल्यू है उनकी मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ताकि हमें उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली करंट वैल्यू का पता चल जाए। अब फॉर एग्जांपल हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे मैंने बात की थी 2 लाख रुपए थी, तो अगर वो 2.5 लाख हो गई है, अगर हम पहले 2.5 लाख लिख देंगे करंट वैल्यू, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है, कौन सी थी उसकी,
तो उस चीज को पता लगाने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स entity principle. This principle is basic of accounting that requires business to be treated as a separate financial and legal entity. This means that the record activity of the business entity must be kept separate from the recorded activity of the owners and the other entity. These may include either a sole trader, limited liability पार्टनरशिप और अ जर्नल पार्टनरशिप। देखो इसके अंदर सिंपल सी चीज बताई गई है। देखो आप एक चीज देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स कुछ कुछ रिलेटेड हैं, मतलब पॉइंट्स अलग अलग कर रखे हैं, नाम अलग अलग हैं, बट जो इनका अंदर का मटेरियल है वो सेम सा ही है। अब हमने बात की थी जो बिजनेस है हमारा वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ओनर अलग एंटिटी होती है। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है, बिजनेस के जो भी काम होंगे वो अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ओनर जो भी करेगा उसकी ड्राइंग्स जो होती हैं, जो भी खर्चा करेगा और भी कोई एंटिटी अलग से खर्चा करेगी, वो सब चीजें अलग से रिकॉर्ड की जाती हैं। ये सब हमारे जो इंक्लूड किया जाता है सोल ट्रेडर्स के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर और जनरल पार्टनरशिप के अंदर। तो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, द मैचिंग प्रिंसिपल इज अ कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग दैट स्टेट्स दैट कंपनीज मस्ट रिपोर्ट their expenses and revenue simultaneously. The revenue and expenses are matched on the income statement for the specific time period. It is a part for the accrual accounting method that provide an accurate representation of operations on the income statement. जैसे हमने आपको बताया था accrual जो हमारा accurate accounting method जो है, सिस्टम जो प्रिंसिपल जो है उसका पार्ट होता है मैचिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर भी सेम चीज बोली गई है कि जो आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू होते हैं वो उनकी आप ट्रू एंड फेयर व्यू को शो करेंगे, एक्सपेंसेस कितने रेवेन्यू कितने हैं, और जो आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैच होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, ऑन द टाइम पीरियड बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी शो की जानी चाहिए, रिप्रेजेंट करी जानी चाहिए जो भी आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें यही चीज बताता है कि आप फुल ट्रू एंड फेयर कंडीशन दिखाएंगे कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी रेवेन्यू कितनी है, आप सही तरीके से आपकी रिपोर्ट को शो करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट का आपका पता चला जा सके, इनकम को मैच किया जा सके। नेक्स्ट हमारा मेटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल। एज पर द मेटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल, एनी आइटम दैट मे इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एन इन्वेस्टर मस्ट बी रिकॉर्ड दिस डिटेल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द लेंथ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। The material principle states that the accounting standard can be ignored if the end result is small. It is an important principle for deciding if a transaction should be recorded as per the closing process. Materialistic principle जो है वो हमारा बताता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिसीजन मेकिंग का इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि जब आप सही चीजें शो करेंगे, ट्रू एंड फेयर कंडीशन को शो कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स भी आपके इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई हाँ सही कंडीशन बताई जा रही है। ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली शो करते हैं। अगर आपके मटेरियल प्रिंसिपल्स जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके इग्नोर किए गए हैं, तो आपका एंड रिजल्ट स्मॉल होगा। और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जो है वो क्या है, वो डिसाइड करते हैं जो ट्रांजेक्शन है आपकी वो रिकॉर्ड की जाएंगी एज पर द क्लोजिंग प्रोसेस। जो आपकी क्लोजिंग जहाँ से हुई है वहीं से आपकी ट्रांजेक्शन जो वो रिकॉर्ड की जाती है, वो हमारा मेटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल बताता है। आज हमने बिल्कुल 7 प्रिंसिपल्स को कवर किया है, बाकी के 7 प्रिंसिपल्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो वो भी आप लोग कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।